नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है जो कि दैनिक जागरण से उठाए हैं। दैनिक जागरण में एक लेख छपा है जिसका नाम है वृद्धि को बढ़ावा देने वाला बजट, जिसको लिखे हैं धर्मकीर्ति जोशी जी ने। ये लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगर आज का टॉपिक देखें तो ये आईएएस के किस टॉपिक से जुड़ता है, तो अगर जीएस पेपर 1 में हम सोसाइटी वाला सेक्शन देखें, उससे जोड़कर देख सकते हैं। जीएस 2 में जो संसद में कानून पारित होते हैं उससे संबंधित देख सकते हैं, और जीएस 3 में जो बजट वाला सेक्शन है, तो बजट वाले सेक्शन से जोड़ करके इसको देख सकते हैं। इसमें जो टर्म प्रयोग हुआ है वृद्धि, तो वृद्धि की अंग्रेजी तो है ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ होता है। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, वो बड़ा हो जाए, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। जैसे मान लो एक कोई जानवर है, इतना बड़ा है, उसको खूब खिलाए पिलाए, खूब खिलाए पिलाए, खूब खिलाए पिलाए, ये बढ़ करके इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको खिलाए पिलाए 10 साल बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 20 साल बाद और बड़ा हो जाएगा, 30 साल बाद और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं वृद्धि, यानी ग्रोथ। इसी तरीके से इकोनॉमी होती है देश की अर्थव्यवस्था होती है। देश की अर्थव्यवस्था भी मान लो इतना छोटा अर्थव्यवस्था है, इसमें जब बहुत सारी चीज़ का इनपुट होता है, इसको बहुत सारा चीज़ खिलाते पिलाते हैं। जैसे इसमें हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें हम बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, इसमें हम सभी लोगों को शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, सभी का हेल्थ अच्छा करते हैं। इसमें हम बहुत सारे सड़कें बनाते हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर आराम से आ जा पाएँ। तो इससे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो लोग उत्पादन खूब अच्छे से करेंगे, ठीक ना। अगर इन्वेस्टमेंट होगा यानी लोग पैसा खर्चा करेंगे भारत में, तो इससे भारत का अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा। भारत में लोग शिक्षित होंगे, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, तो इससे जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन है, उसका आकार बड़ा होगा। हेल्थ में जैसे WHO की एक रिपोर्ट है कि अगर भारत में जो पोटेंशियल हेल्थ है लोगों का, अगर वहाँ तक लोगों का पोटेंशियल हेल्थ कर दिया जाए तो भारत की GDP 2 गुना तक बढ़ सकती है। यानी भारत में अगर लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो वो 2 गुना पोटेंशियल तक का उत्पादन कर सकते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। तो ये सभी कारक जब मिलते हैं तो अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो जैसे इसमें पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि यह बजट जो पेश किया गया है वो 7 दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में पेश हुआ है। यानी कि 7 दशक में सबसे कम वृद्धि भारत में रही थी। 7 दशक मतलब कि पिछले 1950 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो वृद्धि दर इतनी ज़्यादा कम नहीं रही है। अभी 2020 में देखें तो भारत की जो वृद्धि दर थी आखिरी तिमाही में वो माइनस में थी, यानी कि माइनस 30% से के आसपास में थी। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन -30% के आसपास में अंतिम तिमाही में, 2020 के अंतिम तिमाही में इतना कम तक हमारा चला गया था ग्रोथ रेट। -30% मतलब ये है कि आकार अगर इतना बड़ा हमारा अर्थव्यवस्था का था तो वो घट करके छोटा हो गया। लोग बड़े होते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम छोटे हो गए। यानी 70 दशक में इतनी ज़्यादा कमी, इतनी ज़्यादा मंदी, इतना ज़्यादा रिसेशन भारत में नहीं था जितना कि 2020 के अंतिम तिमाही में रहा था। तो ये जो बजट पेश हुआ है, बजट बजट की स्पेलिंग होती है BUDGET, बजट। बजट शब्द जो है ये भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में वार्षिक प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन बजट आमतौर पर बोल देते हैं। बजट मतलब होता है जैसे घर में महिलाएं बजट बनाती हैं अपना, कि इनकम कितना हुआ है, यानी आय कितनी हुई, फिर हम विभिन्न मदों में व्यय कितना कर रहे हैं, यानी कि खर्च, एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, या स्पेंड कितना कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का जो लेखा जोखा होता है उसी को बोलते हैं बजट।
तो निर्मला सीतारमण जी ने भी 2021-22 का जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट 2021-22, उसको उन्होंने संसद के पटल पर रखा और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो कह लें कि ई बजट रखा है, उसको ई बजट बोल लें या हम बोल लें कि टैबलेट के माध्यम से उन्होंने बजट को रखा है। एक टैबलेट उनके हाथ में था, उस टैबलेट के अंदर में जो है सारा चीज़ लिखा हुआ था और केंद्र सरकार ने कोई ऐप भी लॉन्च किया है। उस ऐप को अगर मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो टैबलेट में जितने बजट संबंधी बातें थीं निर्मला सीतारमण जी के, उन सभी बातों को ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में कितना खर्चा किया गया। जैसे 2021-22 के यूनियन बजट में हेल्थ के सेक्टर में 137% तक की बढ़ोतरी की गई है। 137% मतलब कि लगभग 2 गुना से ज़्यादा हेल्थ के सेक्टर में खर्चा किया गया है इस बार के बजट में। यानी सरकार को जितना इनकम हुआ उसमें से जो खर्चा है वो पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा हेल्थ के सेक्टर में खर्च किया है। पता होगा हेल्थ के सेक्टर में करीब जो जितना एक्सपेंडिचर भारत सरकार करती है उसका 4.5% हिस्सा जो है हेल्थ के सेक्टर में खर्चा करती है भारत सरकार, आमतौर पर खर्चा करती थी। ये अगर जीडीपी के अनुसार देंगे तो कुल जीडीपी का 1.33% भारत सरकार हेल्थ के सेक्टर में खर्चा करती थी, लेकिन इस बार दुगना खर्चा कर रही है। यानी अपने कुल एक्सपेंडिचर का 9% भारत सरकार हेल्थ में खर्चा कर दी है। अगर जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो लगभग 2.66% हिस्सा जो है जीडीपी का भारत सरकार ने हेल्थ पे खर्चा किया है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जैसे फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया, यहाँ सब करीब करीब 7 से 10% अपने जीडीपी का खर्चा करते हैं, तो भारत को भी कम से कम 5% तक खर्चा करना चाहिए। तो भारत सरकार ने 2.6% तक खर्चा करने का लक्ष्य बना लिया है। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने पे सरकार की इतनी वाहवाही हो रही है। अगर 5% तक चला जाए तो भारत की सेहत सुधर जाए तो खैर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। भारत में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, तो 2.5% तक भी हो गया तो अपने आप में मतलब सही दिशा में भारत सरकार चल रही है। खैर ये जो बजट है वो 7 दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि पेश किया गया था। ऐसे में उम्मीदों के केंद्र में यही था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में क्या होगा, कैसे यह मौजूदा संकट को अवसर में बदलता है ताकि आने वाले वर्षों में तेज वृद्धि की बुनियाद रखी जा सके। वर्ष 2020 में संकट गहराने के साथ ही राजकोषीय नीति बदलाव के दौर में गुजरती रही। साल भर प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा था, इस बजट को गत वर्ष पेश किए गए कई मिनी बजट यानी प्रोत्साहन पैकेज की निरंतरता अगले पड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इस दलील के हिसाब से देखें तो अब सुधार की प्रक्रिया में अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा। अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा, यानी अधिक खर्च और मांग अगर ये किया जाता है तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अधिक खर्च और मांग मतलब ये है, जैसे मान लो जो गरीब लोग हैं, एक बहुत बड़ी आबादी गरीब वर्ग की है, एक बहुत बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है और बहुत छोटी आबादी उच्च वर्ग की है जो अच्छा कमाते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मध्यम वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब इनके हाथ में पैसा दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने पैसे को जल्दी जल्दी खर्च करते हैं, जल्दी जल्दी खर्च करते हैं। जब ये जाएंगे दुकान पे एक सामान को खरीदने के लिए, मान लो कुछ भी खरीदें, बिस्कुट खरीदें, कुछ भी खरीदें, दाल खरीदें, अनाज खरीदें, तो ये जो मांग यहाँ पर क्रिएट हुआ, उसी मांग को क्रिएट करने की बात की जा रही है कि मांग जब क्रिएट होता है तो इधर से मांगेंगे, उधर से फिर वो आगे सप्लाई करेगा, मांगेगा, डिमांड करेगा। जब ये और डिमांड करेगा तो और ज़्यादा उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा जब प्रोडक्शन करने की बात आएगी तो बहुत सारे लोग को रोज़गार पर रखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो वो भी इनकम कमाएंगे, जब इनकम कमाएंगे तो वो भी खर्च करेंगे, तो कुल मिलाकर के पूरी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगती है। कब? जब मांग क्रिएट कर दिया जाए। तो मांग क्रिएट करने के लिए कुछ काम किए भारत सरकार ने, जैसे हर साल
हर चौथे महीने या कहीं के साल में 6,000 रुपये लोगों के खाते में भेज देते हैं, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोलते हैं, PMKVY, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो KSNY। तो इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपये जनधन खाते में लोगों के अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो पैसा निकालते हैं तो खर्चा करते हैं, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई आती है, सप्लाई आने से सब पूरा जो चक्र है वो दौड़ने लगता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ता है। इस बार बजट तैयार करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती ऐसी राजकोषीय नीति तैयार करने की थी जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा जरूरत और मध्यम अवधि में सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने का काम करे। राजकोषीय नीति मतलब होता है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी यानी कि सरकार कितना खर्च करे, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, राजकोषीय नीति ये सब होता है, ठीक ना। क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा होता है भारत सरकार को तो उसको खर्च करने में दिक्कत होता है। यानी इनकम अच्छी रहनी चाहिए, इनकम अच्छी होगी तो खर्चा भी करेगा, जब इनकम ही घटी रहेगी तो खर्चा करने में घबराएगी। तो राजकोषीय नीति पर काम किया जाता है इसके लिए, जो अर्थव्यवस्था की ये सब। यही कारण है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी FRBM एक्ट को कुछ समय के लिए किनारे करके खर्च बढ़ाया गया है। यानी भारत सरकार राजकोषीय घाटे की स्थिति में भले रही हो, लेकिन खर्च को बढ़ाया गया है। खर्च बढ़ाने से क्या होगा, वही पूरा चक्र दौड़ने लगेगा, और पूरा चक्र दौड़ने लगेगा तो हो सकता है इनकम भारत सरकार की घटने की जगह पे बढ़ने लगे। तो इस उम्मीद के साथ खर्च को बढ़ाया गया है इस बार के बजट में, और उसके बाद भी सामान्य स्थिति के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। क्योंकि इसमें जो एक तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के दो तरीका हो सकता है ना, एक तो डिमांड क्रिएट किया जाए, लोगों को पैसा दिया जाए, वो खर्चा करें तो चक्र बढ़े, पहिया घूमे अर्थव्यवस्था का। दूसरा तरीका है कि भारत सरकार एक्सपेंडिचर करे, खर्चा करे। खर्चा करे मतलब कि इन्वेस्टमेंट करे, कहीं ना कहीं स्पेंड करे, जैसे कि हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारी सड़कें बनाएं, बहुत सारे MSME सेक्टर खोलें, बहुत सारे इंडस्ट्री खोलें, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इस माध्यम से चक्र बढ़ाएं। तो सरकार ने डिमांड पे थोड़ा कम ध्यान दिया, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ये जो तरीका होता है एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का, ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए अच्छा होता है। इससे आगे जा करके 4-6 महीने में, 1 साल में जो है पहिया घूमता है और स्थिरता उसमें रहती है। डिमांड वाले में एक बार पहिया घूमा धड़ाक से, उसके बाद पहिया रुक जाती है, लेकिन इसमें पहिया घूमता रहता है। तो सरकार ने इस वाले बजट में इस वाले पे ज़्यादा जोर दिया है। और जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में सरकार इस वाले पे ज़्यादा ध्यान देती है, गरीबों के खाते में पैसे भेजने लगती हैं, रेवड़ियाँ बांटने लगती हैं ताकि उनको वोट मिले। लेकिन इस समय चुनाव वाला माहौल है नहीं, तो इस पर ध्यान दी है, जो कि अच्छी भी बात है। तमाम विश्लेषकों में यही असहमति भी रही है और आर्थिक सर्वे में इसकी दमदार तरीके से हिमायत भी की गई कि निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राजकोषीय नीति को केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। बजट ने यही किया भी है। यानी बजट जो है आपकी बार बहुत सारे लोग इसका प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा है ये। यानी ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं बनाया गया, लॉन्ग टर्म गोल के लिए बनाया गया है। आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए GDP का 6.8% लक्ष्य रखा गया है। तो GDP का 6.8% का लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटे के लिए। इसके बाद भी उसमें बहुत तेजी से सुधार का खाका नहीं खींचा गया है। घाटे के वर्ष 2025-26 तक ही धीरे धीरे 4.5% तक आने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय नीति केवल इसी वर्ष नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में भी आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। वास्तव में बजट बहुत वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 14.4% की अनुमानित नॉमिनल वृद्धि की बात है, जो वास्तविक आधार पर 10 से 11% की आर्थिक वृद्धि संभव बना सकती है।
मानसून हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा पहलू रहा है, क्योंकि भारत की जो खेती है, जो फार्मिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मानसून पर निर्भर होती है। बारिश अच्छी होगी तो धान गेहूँ अच्छा होगा, फसलें अच्छी होंगी। अब बारिश अगर अच्छी नहीं होगी तो फसलें खराब हो जाएंगी, उत्पादन घट जाएगा। तो भारत में जो कृषि है वो मानसून का जुआ भी बोला जाता है। मानसून अगर अच्छा रहा तो जुआ खेल लिया जाएगा और उत्पादन अच्छा हो जाएगा। अगर मानसून गड़बड़ रहा तो उत्पादन घट जाएगा। विशेषकर बीते 2 दशकों के इस रुझान को देखते हुए इस दौरान केवल एक बार ही मानसून लगातार 2 वर्षों तक सामान्य रहा है। पिछले 2 वर्षों से मानसून सामान्य रहा है। ऐसे में इस साल उसके गच्चा देने की स्थिति में जीडीपी वृद्धि पर कुछ और असर पड़ सकता है। यानी पिछले 2 साल से भारत की मानसून अच्छी रही है, 2020 में भी, 2019 में भी। लेकिन अगर इस साल गड़बड़ा गया मानसून तो जितना जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि हम इतना उत्पादन करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा का सारा फेल हो सकता है। तो भगवान भी अगर साथ दें तो सरकार ने काम अच्छा किया है। जीडीपी से इतर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से जुड़ी 40% से अधिक आबादी मानसून पर निर्भर है। अब कृषि में देखा जाए तो भारत की 55% आबादी जो है वो कृषि सेक्टर में काम करती है। ठीक है, लगभग 49%, कुछ पुस्तकों में कहता है कि लगभग 49% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। और लगभग कहीं कहीं देखता है कि कहीं 55% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। यानी कुल में मोटी मोटा कहें तो भारत की आधी जनता जो है वो खेती पर निर्भर है। और आधी जनता में भी 40% जनता ऐसी है जो मानसून वाली खेती पर निर्भर है। तो मानसून का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में 35% की कटौती भी उचित ही है। तो जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट है, उसमें 35% की कटौती की गई है। यानी वही बात कि शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान नहीं दिया गया है, लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान दिया गया है। क्योंकि चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में अप्रत्याशित और असाधारण रूप से खर्च किया गया है और चूंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो इसमें कटौती गलत नहीं है। बहुत सारा योजनाओं के तहत लोगों को फ्री में देखो राशन भी दिए गए काफ़ी समय तक। इसके अलावा खाते में पैसे डाले गए। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बहुत सारा काम किया, शहरों में भी फ्री में राशन वाशन बांटे। तो इतना सारा खर्चा करने की वजह से सरकार वैसे भी तंग है। तो नए बजट में 35% तक की कटौती कर दी है ग्रामीण विकास के लिए। लड़कियों के खाते में 500 रुपये भेजे। लड़कों के खाते में भी भेजे 500 रुपये। तो जब हालत ठीक है गांव के तो जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पर ध्यान दिया गया और 35% की कटौती कर दी गई। वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि 2 किस्तों में दिखाई पड़ेगी। पहली छमाही में कमजोर बेस इफेक्ट का असर दिखेगा, दूसरी छमाही दमदार होगी। क्योंकि पहली जो छमाही होगी 6 महीना, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा मैनेजमेंट करने में लग जाएगा समय। लेकिन अगला जो 6 महीना होगा वो बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी अच्छी रहेगी, लगभग 11% तक अनुमान किया गया है। दूसरी छमाही दमदार होगी जिससे व्यापक स्तर पर होने वाले टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी से सहारा मिलेगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं? HURD, हर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी कोरोना वायरस हुआ तुम्हारे तो वो धीरे धीरे जो है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसका असर खत्म हो जाए, शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। कोई भी वायरस है वो तुम्हें जल्दी से बीमार ना कर सके, तुम्हें जल्दी जल्दी बुखार ना हो, जुकाम ना हो। तो इसको बोलते हैं इम्यून पावर बढ़ाना। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खाने से, वैदिक प्रोडक्ट खाने से, डॉक्टर की सलाह से अगर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम जो बाहर वाले इंसेक्ट्स हैं या बाहर वाले जो वायरसेस हैं उनसे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ती है बॉडी की।
उसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। एक होती है हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाना। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि समुदाय में, समाज में जितने लोग रह रहे हैं सबकी इम्यूनिटी बढ़ाना। जब सबकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो रोग किसी को नहीं लगेगा। जैसे कोविड-19, मान लो किसी एक व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, अब इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसको हुआ ही नहीं। अगले की भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसको हुआ ही नहीं। मान लो इसको कोविड-19 हो भी गया तो इसके माध्यम से इसको नहीं फैलेगा क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत तेज है। ऐसे जब समुदाय में बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो वो एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी वाला काम करता है। इसके जो साइकिल है वो रुक जाती है, जो पहिया है रुक जाता है, यानी वो आगे बढ़ता नहीं है, फैलता नहीं है। और जब हर्ड इम्यूनिटी कमजोर रहती है तो फटाफट फैलता है। ये इसको फैलाएगा, ये इसको फैलाएगा, ये जो है अपने आसपास के लोगों को फैलाएगा, ये वाला अपने आसपास के लोगों को फैलाएगा, तो फैलती चली जाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब पूरे समुदाय की इम्यूनिटी को बढ़ा देना। इससे उन सेवाओं की स्थिति में सुधार होगा जो मानवीय संपर्क को लेकर डर के कारण प्रभावित हुई हैं। जब हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जो मानवीय सेवा होती है, मानवीय संपर्क होता है, जैसे डॉक्टरल, मान लो कोई मेडिसिनल हमें सर्विस लेनी है, या स्कूल में जाकर के पढ़ाई करना है, उससे लोग डर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। जब हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो लोग मानवीय संपर्क में भी आना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो डर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस साल स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र को व्यय में वरीयता मिलने का अनुमान था और बजट में उनके लिए पर्याप्त आवंटन हुआ भी। जैसे बताया, हेल्थ में 137% तक की वृद्धि की गई है। और हमारा जो रक्षा वाला क्षेत्र है, सिक्योरिटी डिफेंस वाला सेक्टर है, उसमें तो हर साल खर्चा होता है अच्छा खासा, इस बार भी हुआ ही है। इसके अतिरिक्त मध्यम अवधि में वृद्धि को सहारा देने के लिए निवेश चक्र, इन्वेस्टमेंट साइकिल में सुधार के लिए भी बजट बहुत महत्वपूर्ण था। वित्त वर्ष 2020 में निवेश जीडीपी अनुपात 29.8% गया था, जो वित्त वर्ष 2012 में 34.3% के स्तर पर था। वित्त वर्ष 21 में 27.6% रहने का अनुमान है। निवेश के मोर्चे पर निजी क्षेत्र के सुस्त योगदान को देखते हुए उसमें तेजी लाने का दारोमदार सरकार पर ही था। ऐसे में सरकार ने पिछले बजट अनुमान के उलट इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 34% की भारी बढ़ोतरी की है। पूंजीगत व्यय मतलब, पूंजी मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी मशीन जो और ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा दे, वो पूंजी होती है। अब पूंजीगत व्यय मतलब जैसे सड़कें हो गई, रोड्स, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे रेलवेज हो गए, ये सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर खर्च करना होता है पूंजीगत व्यय। तो उस पर 34% की बढ़ोतरी की गई है ताकि बुनियादी ढांचे जो है मजबूत हों और लोगों का विकास अच्छी तरीके से हो। हालांकि वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र के कुल 58% और समग्र पूंजीगत व्यय की 63% राशि उन्हें ही खर्च करनी है। उन्हें भी अपनी राजकोषीय नीति में इसी प्रकार का लचीलापन दिखाना होगा। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत व्यय न केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, बल्कि राजस्व व्यय की तुलना में उसके गुणात्मक प्रभाव भी कहीं अधिक होते हैं। इसकी सफलता के लिए सरकार को संस्थागत क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा। इस रणनीति के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है, विनिर्माण क्षेत्र मतलब द्वितीय क्षेत्र जहां पर हम उत्पादन करते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी कि फार्मिंग सेक्टर बोल लें। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। तो द्वितीय क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जैसे मान लो आम उपजाए तो आम जहाँ पर जाकर के अचार बनेगा वो होता है द्वितीय सेक्टर। ये अचार जिस माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा, सड़कों के माध्यम से, तो वो सड़क होगा अपना सेवा सेक्टर। तो सरकार सेवा सेक्टर और इस पर ज़्यादा खर्च की है, प्राथमिक सेक्टर पर कम खर्च की है, क्योंकि पहले ही खर्चा किया जा चुका है अच्छा खासा। मित्र स्कीम भी ध्यान आकर्षित करती है। मित्र स्कीम, इसमें कपड़ा क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।
तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि मित्र स्कीम क्या है। तो ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने से संबंधित है। इसमें 3 वर्षों के दौरान 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। हालांकि भारत को विनिर्माण के लिए अधिक निवेश अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए काफ़ी कुछ करना होगा। इससे देश को उस अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जो अब नए ठिकानों की तलाश में है। आर्थिक वृद्धि को निरंतरता प्रदान करने के मकसद से बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की नई पूंजी दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे बैंक मजबूत होंगे तो वो ज़्यादा लोन बांटेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो बैंक को मजबूत किया गया है। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जुगत भी की गई है। प्रस्तावित डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के गठन से इसे सहायता मिलेगी, यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसका गठन किया गया है। बुनियादी ढांचे के लिए ऐसी कोई संस्था आवश्यक है जो लंबी अवधि के लिए पूंजी उपलब्ध करा सके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी, लेकिन वह अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा। भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अनुमान से कहीं तेज वापसी की है। हमने कोविड-19 के चक्र को भी सफलतापूर्वक मोड़ दिया है। वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया चल रही है। इससे अगले साल दहाई अंकों और उसके बाद तेज आर्थिक वृद्धि करने वाले दौर में हम वापस कर सकते हैं, उससे संभव लगता है। कुल मिलाकर के करों का बोझ डाले बिना, यानी कि इस बार जो टैक्सेशन वाला बोझ है लोगों के ऊपर डाला नहीं गया है, अर्थव्यवस्था को सहारा देने और भविष्य में वृद्धि की आधारशिला रखने में अपनी भूमिका निभा देगी। इसकी सफलता इसमें निहित होगी कि उसके प्रस्तावों को किस प्रकार मूर्त रूप दिया जाता है, यानी कि चीज़ें अच्छी हों, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, फील्ड पर काम होता है, तब जाकर के उसका असर दिखाई देता है। तो ये था लेख का कुल मिलाकर के एनालिसिस। तो इसमें इतना ही। दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर दोज पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो इसमें इतना ही। नमस्कार।